औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। देखने में ये आ रहा है कि रीजन की जो सूरत हाल है इसमें बहरहाल पाकिस्तान के लिए पहले थ्रेट्स थे और अब ऐसा नज़र आता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, लगता है कि ये थ्रेट जो है वो अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। पिछले एक हफ़्ते की न्यूज़ ये है कि रीजन की सबसे सेफेस्ट पोर्ट कराची पोर्ट को करार दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जहाज़ जो हैं, कैरियर्स जो हैं, वो इस वक्त कराची पोर्ट पे लंगर अंदाज हो रहे हैं और दुनिया की एक बड़ी शिपिंग कंपनी जो है वो पाकिस्तान में $2 बिलियन इन्वेस्ट किया चाहती है। सो ये तो है एक वो सिचुएशन जो वॉर लाइक और जिसमें किसी हद तक अब ये कहा जा सकता है कि इमर्जिंग सिचुएशन में पाकिस्तान इज़ लाइकली टू बी अ बेनिफिशरी रादर देन अ कंट्री जो कि जिसको कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकता है। सो पहले सेगमेंट में हम फरीद आलम साहब के साथ, जो कि CEO हैं एक्विटी सिक्योरिटीज़ के, हमेशा इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, हमेशा बाज़ार के ऊपर उनका तबसरा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उनसे हम पहले सेगमेंट में समझने जानने की कोशिश करने जा रहे हैं कि ये जो रीजन है इसकी पॉलिटिक्स है और इंडिया जो भी कुछ शरारतें कर रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से इम्पेक्ट करेगा। पाकिस्तानियों का दुबई की रियल इस्टेट सेक्टर में कोई $350 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो है। लोग उसके लिए कह रहे हैं कि वो काफ़ी मसाइल का शिकार हैं और वो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? दूसरे सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे फरीद भाई से अबाउट द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में लोग कहते हैं कि 45,000 पॉइंट T+1 ने निकाल दिए। जेंजी जो है बहुत बड़ी तादाद में 150,000 से ज़्यादा वो इस वक्त इन्वेस्टेड हैं और हम लोग उनको यही बता रहे हैं कि 30 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करें और भूल जाएं। देयर इज़ अ क्वार्टर हु ऑल्सो कीप सेइंग कि यार ये बड़े लेवल पर हमेशा यही होता है कि नया ब्लड लाया जाता है और उसको माल दिया जाता है। सो फरीद भाई से ये भी ज़रा ओपनली कैंडिडली डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टर फंसा हुआ है वो क्या करे एंड गोइंग फॉरवर्ड जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। सो फरीद भाई, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सो अपॉलॉजी फॉर अ वेरी लेंथी इंट्रोडक्शन बट आई हैड टू बिकॉज हालात ऐसे हैं। फरीद भाई, ये बताएं कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, और ये पाकिस्तान के लिए आप कितनी परेशान कुन या बेहतर देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसानी। ये जो सवाल पहला वाला आपका है तो ये टिपिकल पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है उसके लिए है, लेकिन मैं अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टेमिंग फ्रॉम द इक्विटीज स्पेशली ऑन जर्नल जो हम इकोनॉमिक्स को समझ पाए हैं अभी तक, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान 10 मई के बाद चेंज हुआ था ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि पाकिस्तान को इन द सिग्निफिकेंट कंट्रीज जो मुकाम उसके बाद हासिल होता जा रहा है ईच डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और हमें ये जो रोल नए नए मिल रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, आई थिंक क्वालिटेटिवली हम एज अ कंट्री काफी ऊपर चले गए हैं फ्रॉम द नंबर्स दैट वी कंटिन्यू टू पोज in respect of the GDPs and the market capitalization and many other variables that the world sees कि किसी इकोनॉमी का साइज, उसकी ग्रोथ, उसका GDP वगैरह वगैरह। बट जो हमारे पास जो चीजें हमें क्वालिटेटिवली मुमताज कर रही हैं अपने से इवन बहुत बड़े मुल्कों से भी, वो ये है जो पाकिस्तान आज जिस लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं खुद भी पर्सनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस शहर का, जिस मुल्क का स्ट्रांग होता है उसको हम बहुत वेटेज देते हैं और देते आए हैं शुरू से। लेकिन अब आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी के साथ साथ उसकी मिलिट्री माइट और उसकी स्ट्रांग है, वो ज्यादा अब लोग वहां ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बनिस्बत वो कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कुछ है लेकिन वो एक मतलब मार भी ना सह सके और वो इतना कमजोर हो कि अपनी
नजरियाती सरहदों की और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के अंदर उसको ठेके पे थर्ड पार्टी से या एक सुपर पावर से पैसे देके ईयर आफ्टर ईयर अपने आप को एक महफूज रखने के लिए किसी को जगह टैक्स देती रहे ईयर आफ्टर ईयर, और खुदा ना खास्ता जब मौका पड़े तो उसमें वो सुपर पावर भी फेल हो जो जिसने ओवर द इयर्स इनसे सारों से अपनी इस काम का मुआवजा डबल ट्रिपल या मैनी फोल्ड्स लिया है। बिल्कुल सही है। सो फरीद भाई, ये जो नई सिचुएशन है जिसके अंदर ये बिल्कुल नज़र आता है कि पाकिस्तान एक बेनिफिशरी है, पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जो दुबई में हैं, कहा जाता है कि फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा देख रहे हैं। आपको नज़र आता है कि ये गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ रही है, देख रही है, वो उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है? बिकॉज पीपल ओपनली से कि रियल इस्टेट सेक्टर में जो 350 बिलियन इन्वेस्टेड है पाकिस्तानियों का, 350 बिलियन, उनको कोई ना कोई एमनेस्टी तो चाहिए होगी पाकिस्तान में वापस आने के लिए। ये बड़ा एक $64,000 क्वेश्चन मार्क है कि जो लोग पाकिस्तानीज और इस रीजन के लोग जो इन्वेस्टेड हैं इनटू दुबई एंड एरियाज एडजॉइनिंग दैट, पूरे मिडिल ईस्ट में ही खासतौर पे एंड दुबई इन पर्टिकुलर। और आपको याद भी होगा सानी साहब, आप पुराने कराची में रहने वाले हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट जो हमारे उस रीजन में हुई है वो एट द कॉस्ट ऑफ कराची हुई है, कराची के आने की वजह से हुई है। और कराची को इंटरनेशनल पावर्स ने अंडर प्रेशर, अंडर कॉन्फ्लिक्ट, अंडर स्ट्रेस रख के उन वाले एरियाज को ग्रो किया। और पूरा यानी अगर कोई आज भी बैठ के देखे जो हम 1980 से देखते आ रहे हैं, एज व्हेन आई वाज अ लैड, व्हेन आई यूज्ड टू विजिट कराची, उस वक्त का कराची, फिर 90s का, फिर 2000 एंड देयर अबाउट। तो मेरा ये कहना है, और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल who are senior to me in age and exposure would tend to agree with me कि पाकिस्तान और खास तौर पे कराची को जो कुछ जिस तरीके से खराब किया गया, जिस तरीके से इसका अमन व अमान को पामाल किया गया, वो सिर्फ दुबई एंड इस तरह की एरियाज की तरक्की के लिए उसको यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया खुलेआम इसका। सो a lot of people, investor class और खासतौर जो है वो चला गया पाकिस्तान छोड़ के उस एरियाज में। अभी हमें ये चाहिए और गवर्नमेंट को, और मैं शौकत अजीज और पुराना पाकिस्तान याद करता हूं कि देखें जरूर अपॉर्चुनिटी है, बट हाउ टू रियली कैपिटलाइज ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी, वो बहुत बड़ा एक साइंस और आर्ट का मुरक्कब होगा। आपने पॉइंट आउट बिल्कुल मुनासिब किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका थिंक टैंक इस वक्त क्या ऐसा प्लान करे कि वो पैसा जो फंस गया है पाकिस्तानियों का स्पेशली, और इस रीजन में बाकी लोगों का, दुबई जो वहां से जब निकलेगा तो वो पाकिस्तान में आए, ना कि वो आगे से आगे चला जाए। तो आपको अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी कि जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट भी वापस आए और पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी वापस आए, और पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसको भी आके यहाँ, क्योंकि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। हाँ, फायदा सारी दुनिया उठाती है, बट जो डेवलपर होता है वो खासतौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या जो भी तरीके करके, अभी आप देखें ना, हमारा ये जो सखर हैदराबाद टू सखर मोटरवे है, ये अगर 10 साल पहले बन जाता, या इस वक्त मैं पुरानी बातें याद नहीं करता मैं suffice it may be to say कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, तो पाकिस्तान को कुछ सोच समझ के आगे जाना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये जरूर हुई है जो हम पिछले 2-4 दिन से अच्छी बातें सुन रहे हैं, कराची के पोर्ट ऑपरेशंस जिस तरह से जो फैसिलिटीज वो जिस तरह से रिवाइव हो रहे हैं, बल्कि रिवाइव किया, पाकिस्तान के पास इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट बेहतर है, या क्या क्या इसके पास ऐसी चेंज आई कि इसने जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको बहुत शानदार तरीके से इसको सीज कर पा रहे हैं। और हमारी दुआ
कराची के पोर्ट ऑपरेशंस और बेहतर हो, ताकि कराची दोबारा से हब बने इस पूरे एरिया का, और चूंकि इसकी लिजिटिमेट और इसकी जो प्रोमिनेंस है, जो जगह की इंपॉर्टेंस है, वो दुनिया को मानती है, और उसको बावर कराना और वापस लाना ये आर्ट है, और इंशाल्लाह हम इन हम पे इसको कामयाब जरूर हों। जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। फरीद भाई ने इतनी ज़्यादा मीडिया पे शायद बात नहीं की, बट हम इनसे सुनते रहते हैं। ये बहुत कैंडिडली बताते हैं कि देखो 1990s में जब हांगकांग का मामला था, कज़िया था, तो सारे का सारा फॉर्च्यून 500 का जो ब्रेन था वो कराची आके देखता था, और फिर कराची में मैसेकर होता था, और फिर वो सारे का सारा डाइवर्ट हुआ दुबई की तरफ। फरीद भाई ने हमें ये भी अक्सर कहा है कि देखो ये जो पोर्ट है, यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ की जो डेप्थ है वो दुनिया की वाहिद इस रीजन की पोर्ट में से है, और एशिया की चाबी आज से नहीं 100 सालों से कराची को कहा जाता है। समहाउ ये जो मेला अमेरिका ने सजाया था मिडल ईस्ट में, वी रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट आप देखें कि आज दोबारा से कुदरत का कमाल है कि एक छोटी सी झलक हुई है, टेलर हुआ है, जैसे फरीद भाई ने कहा कि यार सिक्योरिटी का छोटा सा थ्रेट आया, और आप देखें कि 4 दिनों में पूरे साल की जितनी शिपिंग ट्रांजिट्स होती हैं वो सारी की सारी 4 दिन में पाकिस्तान के अंदर हो गई। सो नाज़रीन, वी ट्राइड कैप्चरिंग द रीजन। वक्फे के बाद हम फरीद भाई से समझेंगे कि ये बाज़ार में क्या कुछ हो रहा है। लोग बहुत दुखी हो गए हैं, देयर इज़ अ ब्लड इन द स्टॉक मार्केट, नॉट ऑन द स्ट्रीट। तो फरीद भाई से हम गाइडेंस लेंगे कि जेनजी और जो इन्वेस्टर हैं वो इस मामले से, कज़िये से कैसे निपटे। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम फरीद भाई से समझना चाहेंगे कि ये जो बाज़ार है इसने रिसेंटली इस सब कज़िये के स्टार्ट होने से पहले, वॉर के स्टार्ट से पहले कोई 40-45 हज़ार पॉइंट लूज़ किए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी वजह क्या है। हम चाहेंगे, जंग ने तो लोगों के दुखों को और गहरा कर दिया है, बट इसकी रीज़न क्या है पहले फरीद भाई से समझेंगे। हमारे पास जितनी इनपुट है और लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि जो T+1 की माइग्रेशन है इसकी टाइमिंग बहुत फ्लॉड थी। शायद रेगुलेटर्स को समझ नहीं थी, या फिर क्या मामला था, क्या सोच थी, क्या अवामिल थे जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया कि एन रमज़ान के स्टार्ट के मौके पर ये ट्रांजिशन की जाए। बिकॉज हर किसी को पता है कि रमज़ान में गोरे का काम आप सेटल ही नहीं कर सकते शॉर्ट बैंकिंग आवर्स के साथ, जबकि ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम की कारकर्दगी और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो क्या है। कूलिंग ऑफ्स के पीरियड भी हैं, RTGS कहने को रियल टाइम ग्रॉसिंग सिस्टम है, बट पीपल नो कि उसके क्या मसाइल हैं। सो फरीद भाई, ओवर टू यू। पहले थोड़ा सा इस T+1 के ऊपर 1-2 मिनट लगाएं। जी शुक्रिया, आपने दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया फिर दोबारा। देखिए, T+1 आज से 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले हमें PSX ने बुलाया, NCCPL ने हेड की शायद वो मीटिंग, और बताया कि हमारा ये ख्वाहिश है कि इस तरह जाए। और मैंने और मेरे बाकी साथियों ने, साथी ब्रोकर साथियों ने कहा कि ओके, कोई अच्छा अगर इससे टेंजिबल बेनिफिट मिलता है तो व्हाई नॉट। क्योंकि पूरी दुनिया को ये मॉडर्न G20 को फॉलो करने का शौक होता है। तो हमने कहा नहीं, इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी सोचेंगे, करेंगे ये वो। और हमें जो चीज इमीडिएट या सामने आती हुई नजर आती है तो ज्यादा सीरियसली हम लेते हैं। उस वक्त हमने इसको ये जरूर कहा, मुझे याद है मैंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखें अगर इसको बेनिफिट मिलेगा तो व्हाई नॉट। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, और फिर टाइम ऐसा आया कि इसको इम्प्लीमेंट होना पड़ा, या कर दिया गया 3 मार्च को। मुझे याद है कि हमारा जो कंसोर्शियम जिसने PIA को बिड में विन किया है, उसके एजाज में कोई बेल रिंगिंग सेरेमनी थी। 3 मार्च था शायद जिस दिन इन्होंने T+1 को किया, और वो पहला दिन था जिस दिन मार्केट ने बिफोर और मार्केट ने उसका असर लेना शुरू कर दिया। सो कमिंग टू दिस वाई T+1, और हम माशाअल्लाह से मैं कहूंगा इन अ नेगेटिव वे कि हमें बस शौक था कि हम शायद 8वें मुल्क बने दुनिया में जो सिस्टम को T+2 से T+1 पे लेके जाएं। लेकिन बुरे नहीं होते, और मुझे ये भी कहने में कोई आर नहीं है कि when this was being planned by whosoever was at the back of it, उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि जब दबे पांव वो टाइम आ गया,
उस वक्त की दुनिया क्या कैसे है, कैसे ऑपरेट कर रही है, अम, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो डेट है जो भी डिसाइड की थी आज से 6 महीने पहले, तो दुनिया यकसर चेंज हो रही है और होती ही चली गई। उसके बाद आप देखें कि इस तरह के हालात में जिस तरह से मार्च का पूरा महीना लगा और अभी रहेगा ऐसा ही काफी अरसे तक, या तो लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट से आउट हो जाती है। या तो अभी आपको ये देखना था कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल होम आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस T+1, या उन्होंने यही कहा कि यार वाकई इस पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो अब हो गया तो कर लेते हैं, अब चलो कोई बात नहीं ना, कोई बात। सो ये बात समझने की है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनली हमारी ना थोड़ी सी जग हंसाई होगी कि हमने किया और हमने फिर वापस ले लिया वगैरह वगैरह। पर ये तो खैर रेगुलेटर का और SECP का है। हमारी आज भी वही बात है कि अगर इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट मिलता हो फिर तो इंप्लीमेंट जरूर करें। फिर T+1 क्या, फिर T+0 कर दें, T-1 कर दें। अगर उससे कोई आ रहा हो रहा कि गोरा कह रहा है कि हाँ मैं अगर ये कर दो या फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, लेकिन ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग अप द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। देखें हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो सिस्टम है वो चेक क्लियरेंस का अभी भी 2 दिन का है। तो आप ये समझें कि हमारे क्लाइंट्स और हमारे हाई नेटवर्क्स आपको लेस देन 20 आवर्स में पेमेंट करना शुरू कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट जब बंद होती है, फिर जब सिस्टम्स चलते हैं, फिर उसके जब निकलती है शीटें, फिर हम क्लाइंट्स को जाती है, उस वक्त तक क्लाइंट जा चुका होता है। अगले दिन वो आके सुबह जब वो हमें चेक देता है, और यहाँ ये मैंने समझाया बहुत सारे दफा अपने लोगों को, देखिए एक है आपके हाथ में एक जेन्युइन पार्टी का जेन्युइन बोनाफाइडी चेक होना, एक है उसकी वैल्यू आपको मिलना। तो जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है शाम को जाके। हमसे नेशनल क्लियरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान वो 12 बजे हमें डेबिट कर देता है। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे अभी आप कल के सौदे, अब मैंने चेक किया, उसका रेट चेक किया, उसकी एक्यूरेसी चेक की, उसको मैंने कैट्स की स्क्रीन से चेक किया। राइट ये तो का केस है, और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट प्रोसेस ये वो चलता है। लेकिन अब हमने जो 2-4 मीटिंग्स की उसके ऊपर, तो गोरा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और उनके कस्टोडियंस थे वो अभी तक बड़े खुश थे कि नहीं नहीं हमने कर लिया है, ये पता नहीं हमारा सिस्टम है। लेकिन गोरा तो $350 मिलियन और देर अबाउट वो बेच ही रहा है ना। या बेचते हुए तो मसला नहीं है। मुझे लोकल्स का भी और गोरे का भी जब वो खरीदेंगे और पैसा उनको देना देना होगा। होगा, जियोग्राफिकल लोकेशन से वैल्यू डेट पहुंचनी होगी, उस वक्त को देखना पड़ेगा। बिल्कुल मैं गोरे को इसलिए मिला रहा हूं कि गोरे की वजह से इस फैसले पे मुझे लगता है कि हमारे रेगुलेटर एपेक्स और फ्रंटलाइन थोड़ा असरअंदाज हो रहा है कि गोरा 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 ये फॉरेन इन्वेस्टर्स। और आपको भी पता है, मुझे भी या पता है कि यहाँ तो पैसा निकल ही रहा है, और निकल बेचते हुए T+1 T+2 का मसला नहीं है, क्योंकि जो बेच रहा है उसके पास माल है तो बेच रहा है ना। बिल्कुल हाँ, लेते हुए आपके पास अमेरिका और लंदन और घूम फिर के पैसा कहीं कहीं इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट की टीम्स बैठती हैं, कहाँ सेटलमेंट की टीम बैठती है, या कहाँ से पैसा करोगे आता है। हाँ, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की हमारे कस्टोडियंस ने कि कोई बात नहीं हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन पहले ही एक्विजिशन कॉस्ट महंगी है, 1 दिन या 2 दिन उनकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहेगा कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, मेरे पास और भी दुनिया है और और भी जगह काम करना। और एक और मेरे 2-4 हाई नेटवर्क्स ने मुझे कहा, और मैं उनकी बात को मानना पड़ा मुझे। उन्होंने कहा फरीद भाई आप हमसे जो एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह आपको 10 बजे आके 11 बजे RTGS करवाना शुरू कर दें, या आपको सेम डे सेम बैंक का चेक दे दें, और मैं अगर सुबह 10 बजे आया हूं, अभी मैं आज की प्लानिंग कर रहा हूं, आपके सेटलमेंट वालों के फोन आ रहे हैं, मुझे और भी जिंदगी में काम है कोई, बिल्कुल ये सही थोड़ी है कि मैं सुबह सुबह आपको पेमेंटें करते बैठ जाऊं। T+2 यूज टू प्रोवाइड मी लिक्विडिटी फॉर अ बिल्कुल डे एटलीस्ट। बिल्कुल अगर मैं 100 रुपए का माल लिया है, 100 मिलियन का माल लिया है, मैं 10-20 मिलियन अगले दिन बेच के थोड़ा एडजस्ट करके वगैरह वगैरह, उसकी अपनी थी प्रैक्टिकल स्टोरीज, वो अभी बहुत से डिटेल में चला जाऊंगा अगर मैं या गया। हमें हमारे पास जो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है, जब वो चेक देता है मुझे पार्टी, और जेन्युइन पार्टी जेन्युइन चेक देता है और वो किसी और बैंक का है, या मुझे वैल्यू मिलती है उसके 2 दिन लगते हैं। तो बिल्कुल सही मैं क्यों
पे चला जाऊं, अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अच्छा वो कहते हैं जी राष्ट्र के साथ ट्रांसफर कर देंगे, यूं कर दें वो कर दें, तो भाई ये राष्ट्र वाले लोग भी और जो अपने ब्रोकर को थ्रू अ चेक पेमेंट करते हैं, उनको लॉ ऑफ लैंड अलाउ करता है कि बिल्कुल चेक सही, से पेमेंट, और बिल्कुल अगर सही। चेक की डेट मिलने में 2 दिन लगते हैं, तो ये जो स्क्वीज देना है सिस्टम के ऊपर और ब्रोकर के ऊपर जो स्क्वीज आ रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन लेगा इसकी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फरीद क्या? भाई, ये जो 45,000 पॉइंट गए हैं, ये तो वापस नहीं आने जा रहे ना। और खैर से अभी भी बातें और कमेटी और प्रेजेंटेशंस और डिस्कशंस हो रहे हैं, खैर से अभी भी उस तरफ ये क्लियर कट बात नहीं हो रही कि ये हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि मार्च के महीने में कोई ब्रोकर अपनी बुक के ऊपर सौदे वैसे भी क्रेडिट के नहीं रखता, बिकॉज उसकी रिपोर्टिंग होती है। सो एवरीबडी न्यू के फरवरी इज़ अ प्रॉब्लम, मार्च इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रमज़ान, और मार्च के एंड पे रिपोर्टिंग के चैलेंजेस होते हैं। ये टाइमिंग क्यों इस तरह की सेलेक्ट की आपने? नहीं, हमने तो खैर नहीं की, बस ओके, इस तो ये जरूर ख्याल करना चाहिए था कि देखें दुनिया में अभी, देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। या हमारे जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको या सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो फरीद भाई, मेंटेन एक करनी है। दरख्वास्त करनी है। वी हैव गॉट 70-80 सेकेंड्स, इसको आपने रैप अप करना होगा। वक्फे, हम टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, वक्फे के बाद मार्केट पे जरूर आपसे कमेंट लेना है। सो प्लीज टेक 1.5 मिनट। ओके, शुड आई कैरी ऑन के बाद में बात करूं इस नहीं नहीं, पर? अभी कर लें, 1-1.5 मिनट में इसको रैप अप कर लें, इस डिस्कशन को। जस्ट लेट मी रैप अप दिस T+2। मेरा ख्याल है कि हमें चले जाना चाहिए T+2 पे, और इसका आपने सही कहा कि इसका डैमेज बहुत सारा हो चुका है। तो अगर हमारे लिए कोई ये मतलब जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, बट इट वाज वेरी एफिशिएंट T+2 और बहुत अच्छा चल रहा था। इस पे जाने का हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। अगर गवर्नमेंट इसको वापस कर देती है तो हमें बहुत खुशी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी, जॉबर वापस आएगा। और आपको पता है, आपने जॉबर को पाकिस्तान की मार्केट से हटा दिया है, बिल्कुल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था। अब बिल्कुल। अगर आप जॉबर ही को आपने निकाल दिया, डेप्थ मार्केट में आपकी इतनी नहीं है अभी तक, तो ये मसले मसाइल हैं, लेकिन आई एम श्योर अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो देखिए हमें फरीद भाई ने, इफ़ यू अलाउ मी टू रैप अप ऑन योर बिहाफ, देखिए फरीद भाई ने 2-3 बातें बहुत प्यार से समझाई हैं और 1-2 बातें बगैर कहे कह दी हैं। मैं कह देता हूँ हिम्मत करके। लेकिन पहली बात जो फरीद भाई ने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि भाई नंबर्स देख लो, 140 बिलियन से आपकी जो लिवरेज है वो 60 बिलियन से कम पे आके खड़ी हो गई है, और इस महीने का जो रेडी फ्यूचर है वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर रहा है। मार्केट से पता कर लें, पीपल आर सेइंग कि यार रेडी फ्यूचर का काम तकरीबन ख़त्म हो गया। व्हेन फरीद भाई सेज इन टेक्निकल टर्म्स के भाई जॉबर्स, तो वो साफ कह रहे हैं कि यार लिक्विडिटी आपने चोक कर दी और ख़त्म कर दी है। सर्टन क्वार्टर से ये कहना कि भाई क्या पैसा इनका नहीं है जो ये पैसा निकाल रहे हैं, और T+1 में भी मेरी पॉकेट में आ रहा था और ये पैसा किसी और का है, आई थिंक ये वाली बातें क्लियर बाद में करते रहें। अभी ये फैसला कर लें कि यार अगर इसको आपने इस बॉक्स को दोबारा से ओपन कर दिया है तो इसको रिवर्ट भी फिर जल्दी कर लें। अदरवाइज़ ये अगर आप 1 महीने बाद करेंगे फैसला, तो आई थिंक उस वक्त तक मार्केट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होगी। आप इस बात को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो लाख से ज़्यादा तादाद में नया इन्वेस्टर आया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फील नहीं ले रहा हम सब के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। सो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ इस बातचीत को। फाइनल वर्ड इनके हैं और आई थिंक मार्केट को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको रिवर्ट होना चाहिए। नाज़रीन, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फे के बाद मार्केट के ऊपर 5-7 मिनट फरीद भाई के और ले रहे हैं। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में फरीद भाई से हम समझते हैं कि भाई अभी जो सिचुएशन है उसमें जो इन्वेस्टर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम बिल्कुल कैश आउट हो चुके हैं, बिकॉज 2-3-4 दफ़ा ये हो गया कि यार OGDC तो 270 से सस्ता नहीं मिल सकता, 60 का भी मिल गया, 50 का भी मिल गया। अभी पीपल आर आउट ऑफ पॉकेट। फरीद भाई, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द न्यू इन्वेस्टर जो कि 30 साल से कम का है, 25 से 30 साल का है, और उस इन्वेस्टर को जो सीजनड है बट वो भी कहता है कि हमने लाइफ में इस तरह की मंदी नहीं देखी? देखिए, एक पॉइंट तो जरूर है, मेरे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आए हैं, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली और बाकी लोगों के लिए भी, कि जो पाकिस्तानियों को जो रेजिलियंस है वो सिखाई नहीं जाती।
या स्कूल कॉलेज घर में बैठ के पेरेंट्स नहीं सिखाते हमें, ये हमारे इनबिल्ट है, या हमें इनहेरिट करते हैं हम ये रेजिलियंस। सो ये जो प्लस माइनस हो रहा है मार्केट पे, और आपने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कोई भी हालात थे, चाहे T+1 था या वॉर लाइक सिचुएशन थी, हमारे मार्केट ने बहुत सारे पॉइंट्स शेड कर दिए हैं। या लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि वी हमने प्लान किया हुआ है। वो देखिए, जब गिरी है तो सिर्फ एक एसेट क्लास इक्विटी नहीं गिरी, या सब चीजें गिरी। तो ये जरूर है कि इक्विटी इन्वेस्टर का दर्द थोड़ा ज्यादा है, ज़्यादा। और हम फील कर सकते हैं कि थोड़ा सा अनफाउंडेड भी है, क्योंकि दुनिया की मार्केटें अगर 1-2% गिरती थी तो पाकिस्तान 5-5% गिरता था। या 3 दफा तो हॉट लगा नीचे के लिए शेयर, और एक दफा खैर ऊपर का लगा। हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट है, ये जो वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी, और आई एम श्योर आएगी, बिकॉज दोनों साइडों का मुकाबला अच्छा तगड़ा हो रहा है। इट इज नॉट कि वन साइड इज हावी दूसरे या के ऊपर, साइडों पे हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरा दिमाग ये कहता है कि सीज फायर जल्दी हो जाता है। या अगर एक ही पार्टी बढ़तरी हासिल कर रही हुए हो तो फिर वो अपने इसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपको पता है एक मुल्क दे या ही नहीं रहा, बिल्कुल। हमें बिटवीन द लाइंस पता है कि वहां भी डैमेज टिका के हुआ है। सो आई थिंक सूनर देन लेटर, हमें तो उम्मीद है कि इस विद इन द वीक चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। थोड़ी सी विच बेहतर आर होगी। दी डिफेंसिव स्टॉक्स जिधर आपको लगता हो कि यार बस हो गई है, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इफ यू अलाउ? मेरे ख्याल से ईएनपी सेक्टर बेहतर है, ओके। क्योंकि देखिए हमारे टॉप नॉच बड़े हैवी वेट्स हैं, उसके अंदर वो तो पहले गिरे थे क्योंकि वो थोड़ी सी डिले आई थी हमारी फाइनेंशियल क्लोज में, या जो गोल्ड वाली। लेकिन उसकी अर्निंग्स, और खासतौर पे अर्निंग बाज कंपनियों की, जिसमें एग्जांपल दूं ओजीडीसी की, कि उसकी जो अपर लिमिट कैप है वो $110 पर बैरल तक की है। ओके। तो आई थिंक ईएनपी अच्छी है, बैंक्स अच्छे हैं। बैंक्स में क्योंकि देखें कि कपल ऑफ बोथ, हाँ, अब इस वक्त ये देखना चाहिए इन्वेस्टर को कि मार्केट सारी गिरी है, बट जो हैवी वेट्स और जो जो आई मीन तगड़े शेयर्स हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप्स कहते हैं, या उनमें से रिकवरी जल्दी आएगी, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जल्दी वापस आएगा बनिस्बत साइड स्टॉक्स में। तो जिसका वाली वारिस या जिसपे इन्वेस्टर बाइंग आएगी वापस, वो शेयर जल्दी वापस चले जाएंगे जहां से वो गिरे हैं। बल्कि हमारी तो ये मानना है कि मार्केट जैसे हालात नॉर्मल होते हैं, अभी इसने बहुत सारा आगे बढ़ना है। सो आई थिंक इट मे बी सेफ टू से टू द न्यू इन्वेस्टर्स, और खास तौर पे जो यंगस्टर्स आए हैं, कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें, देखें अपनी और एसेट्स को देखें। इट इज नॉट ओनली द इक्विटी पार्ट विच हैज रियली गिविंग यू लॉसेस। इस तरह की जंग लाइक सिचुएशन में होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान का, पाकिस्तानी इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का बहुत ब्राइट है। योर फाइनल वर्ड एंड मैसेज टू द रेगुलेटर कि भाई वो भी थोड़ा सा बाजार की तरफ देखें। जी, उनको सिर्फ ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, मॉप अप नहीं की जाती, या निकाली नहीं जाती। और देखें, बैंकर्स, स्टेट बैंक के पास एक रिपो ऑपरेशंस के जरिए एक बहुत बड़ा टूल है कि वो कैसे अपने रेगुलेटरीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे वाले रेगुलेटर, चाहे एससीसीपी हो या पीएसएक्स वाले, एपेक्स, फ्रंटलाइन, सारे, इनके पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये इस तरह के टेस्टिंग टाइम्स में लिक्विडिटी डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है डालने के बजाय ये जो T+2 से थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मार्केट में रहती थी, जॉबर, अब वो भी ड्राइव अगर खुदा न खास्ता हुई वही है। तो उस ने पहले ही देख लिया है, आपने बता भी दिया सारा कुछ कि तो वॉल्यूम कम हुए हैं, फिर हमारा फ्यूचर का जो ट्रांजैक्शंस है वो कम हुई हैं, और लोगों का इंटरेस्ट मार्केट से कम हुआ है, बिकॉज मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, H&Ws हैं, हाँ, म्यूचुअल फंडों का और बाकी सबका ये मानना है कि T+2 पे वापस जाना चाहिए, और T+1 हमारे काम का नहीं था, ना है। ज़बरदस्त हो गया। फरीद भाई, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ समझने जानने की कोशिश की कि बाज़ार में जो चैलेंजेस हैं उसकी जो रूट कॉज है वो क्या है। बहुत सारी बातें होती हैं वॉर की, रीजन की, दुबई नाराज़ हो गया, फला नाराज़ हो गया, बट इन सब से पहले आई थिंक कि हम खुद अपने आप से नाराज़ हुए थे जब हम T+1 पे
माइग्रेट कर गए थे और हमने चूज़ किया रमज़ान के महीने को, इमीडिएटली उसके बाद मार्च का महीना था, हमने उस वक्त का इंतखाब किया। इन सब बातों को आई थिंक रेगुलेटर बैक एंड पे देखे और इसमें वक्त भी लगाए, मगर ये वक्त नहीं है कि आप इसको एक महीना और लगा दें सोचने में। अगर आपने इस चैप्टर को खोला है तो फिर आई थिंक आप इसको रिवर्ट भी क्विकली कर लें अगर आपका माइंड है तो। अदरवाइज़ आप ये कल बता दें कि भैया ये वाली चीज़ इसी तरह रहने जा रही है, बिकॉज आप जॉबर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि मार्केट के लिए कंफ्यूजन सबसे बुरी चीज़ होती है। हमने इसमें 50,000 पॉइंट लूज़ कर दिए हैं, गॉड वंडर के आगे क्या होता है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला फरीद भाई के साथ भी आइंदा जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।